गुड मॉर्निंग। आज मैं सीएमए इंटर में इनडायरेक्ट टैक्स का एमसीक्यू करा रहा हूं। टैक्स मैं एमसीक्यू को इस तरह डिजाइन किया हूं कि आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। शॉर्ट नोट में जितने क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स और जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपका कवर हो जाएगा। प्लस मैं एमसीक्यू को इस तरह डिजाइन किया हूं कि आप बड़े क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। छोटे क्वेश्चन तो आएंगे शॉर्ट नोट्स, प्लस बड़े क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं सिर्फ एक लाइन बोलना चाहता हूं, एग्जाम आ गया है, अपना बेस्ट दे दीजिए, जितना हो पाए, जितना हार्ड वर्किंग कर पाए कर दीजिए। ये टाइम है अपने आप को प्रूफ करने का, और जो बंदा अपना बेस्ट दे देगा वो 100% पास होगा। याद रखिएगा, अपना बेस्ट जितना हार्ड वर्क कर पाए, अपना एफर्ट जितना दे पाए दे दीजिए। 20-25 दिन बहुत मैटर करते हैं। ये 20-25 दिन आप अच्छा से पढ़ लेंगे, श्योर शॉर्ट पास कर जाएंगे। तो अपना दिल से जितना एफर्ट लगा सके लगा दीजिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। गिव योर बेस्ट, बस यही बोलेंगे। और डायरेक्टली हम क्वेश्चन में आ रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का, जीएसटी हैज रिप्लेस द फॉलोइंग लॉ। किस लॉ को जीएसटी रिप्लेस करता है? जीएसटी वेट एंड सेंट्रल एक्साइज को रिप्लेस करता है। पहले वेट एंड सेंट्रल एक्साइज था, उसकी जगह अभी जीएसटी एक्ट आया है, तो जीएसटी रिप्लेस करता है वेट एंड सेंट्रल एक्साइज को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, जीएसटी इज ए डेस बेस्ड टैक्स। जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जीएसटी गुड्स मैन्युफैक्चर में नहीं लगता है, गुड्स कंज्यूम में जीएसटी लगता है, इसीलिए जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन आईजीएसटी आई स्टैंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आई मतलब होता है इंटीग्रेटेड। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए जीएसटी का। जीएसटी में 3 प्रकार के टैक्स लगते हैं, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी और एक होता है आईजीएसटी। जब हम माल एक स्टेट से दूसरा स्टेट भेजते हैं तब हम गवर्नमेंट को आईजीएसटी देते हैं। ठीक है, आईजीएसटी का पैसा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, और जब हम सेम स्टेट में माल भेजते हैं, मतलब विद इन द सेम स्टेट, तब देते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी का पैसा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एसजीएसटी का पैसा जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। फुल फॉर्म देखिए क्या है। आईजीएसटी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड एसजीएसटी का फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और सेम स्टेट में जब माल बिकता है उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल, इंट्रा स्टेट सेल। और एक स्टेट से जब दूसरा स्टेट में जब माल बिकता है उसको बोलते हैं इंटर स्टेट टैक्स। ठीक है, सेम स्टेट को क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट। सेम स्टेट को इंट्रा स्टेट। ठीक है, और एक स्टेट से दूसरा स्टेट माल बिकेगा तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट, जीएसटी का लैंग्वेज में। समझिए, तो सिंपल सा सीधा सा भाषा समझ लीजिए। एक स्टेट से दूसरा स्टेट में जब माल बिकेगा तब आईजीएसटी लगेगा, और विद इन द स्टेट रहा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। सिंपल सा जीएसटी का फंडा है। ठीक है, समझ में आया? देखिए, आईजीएसटी मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट, और सीजीएसटी और एसजीएसटी सेम स्टेट में। ठीक है, सेम स्टेट में। आईजीएसटी एक स्टेट से दूसरा स्टेट, और सीजीएसटी और एसजीएसटी विद इन द सेम स्टेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल इन इंडिया? जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन है? फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन है? फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और आज के दिन इंडिया में फिनांस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। ठीक है, एग्जाम में आपको फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही लिखना है। क्वेश्चन आएगा हु इज द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल इन इंडिया? आप लिखिएगा फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और नाम है सीतारमन। आपको पता है निर्मला सीतारमन। फिनांस मिनिस्टर का क्या नाम है? निर्मला सीतारमन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अंडर जीएसटी लॉ द फ्रेज गुड्स डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? जीएसटी लॉ में गुड्स में क्या इंक्लूड नहीं होता है? ठीक है, देखिए, गुड्स का सिंपल मीनिंग दिया है, डेफिनेशन दिया है। गुड्स मींस एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी।
अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। जीएसटी एक्ट में गुड्स का डेफिनेशन लिखा हुआ है। गुड्स मींस एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी मूव हो सकता है वो गुड्स के कवर में आ जाता है, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी को छोड़ के, शेयर और मनी को छोड़ के। तो याद देखिए गुड्स का डेफिनेशन में क्या इंक्लूड नहीं होगा, मनी एंड सिक्योरिटी। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, the limit of exclusive economic zone of India is dash from the nearest point of the baseline। बोलना चाहता है कि बेस लाइन से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया कितना दूर है, 200 न्यूटिकल माइल्स। कितना दूर है, 200 न्यूटिकल माइल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, आईजीएसटी इज लेवी ऑन। आईजीएसटी कब लेवी होता है, जब एक स्टेट से दूसरा स्टेट माल बिकता है, उसको क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई। एक स्टेट से दूसरा स्टेट माल बिकेगा तब आईजीएसटी लिया जाएगा और उसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर और सेम स्टेट रहेगा तो इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, Which of the following is taxable event for imported goods? जब गुड्स इंपोर्ट होता है, देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, कस्टम ड्यूटी दो प्रकार की लगता है, दो चीज में कस्टम ड्यूटी लगता है। जब आप बाहर से माल इंडिया में लाओगे उसको बोलते हैं इंपोर्ट। जैसे फॉरेन कंट्री से जब इंडिया में माल आएगा उसको बोलते हैं इंपोर्ट, और इंडिया से जब हम फॉरेन कंट्री में माल बेचेंगे उसको बोलेंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। इंपोर्ट मतलब बाहर देश से अपना देश में माल लाना, और अपना देश से बाहर देश को माल बेचने को एक्सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है। अब बोलता है क्वेश्चन, देखिए विच, क्वेश्चन नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल इवेंट फॉर इंपोर्टेड गुड्स। जब आप बाहर से माल ला रहे हो तो आपके लिए टैक्सेबल इवेंट क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बोलता है डेट ऑन विच द गुड्स क्रॉस द कस्टम बैरियर। जिस दिन इंडिया का कस्टम बैरियर आप क्रॉस कर रहे हो, बाहर का शिप इंडिया का कस्टम बैरियर को क्रॉस कर रहा है, जैसे जिस दिन क्रॉस कर देगा उस दिन ही टैक्सेबल हो जाएगा। डेट ऑन विच द गुड्स क्रॉस कस्टम बैरियर, कस्टम बैरियर बनाया हुआ है, बाहर का शिप जैसे इंडिया का कस्टम बैरियर को क्रॉस करेगा वो टैक्सेबल इवेंट हो जाएगा इंडिया में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सीजीएसटी और एसजीएसटी लेवी ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई, मतलब सेम स्टेट में जब माल बिकेगा तब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, मैक्सिमम रेट ऑफ आईजीएसटी विल बी 40%। आईजीएसटी का मैक्सिमम रेट कितना हो सकता है, 40%। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन व्हाट बेसिस जीएसटी इज पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विस रेंडर to an employer by an employee, contract basis not in the course of employment। मतलब एक एम्प्लॉयर दूसरा एम्प्लॉय को, मतलब सोचिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप यदि एम्प्लॉयमेंट बेसिस में होगा तब जीएसटी नहीं लिया जाएगा। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में होगा तब जीएसटी ले सकता है। समझ में आ रहा है। जीएसटी कब अट्रैक्ट करेगा, जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय एज ए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में काम करेंगे तब जीएसटी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन एम्प्लॉय एज ए एम्प्लॉयमेंट बेसिस में रहेगा तब नहीं होगा। तो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होना चाहिए तब जीएसटी अट्रैक्ट करेगा। Which of the following shall not be included in the value of supply? वैल्यू ऑफ सप्लाई में जीएसटी नहीं इंक्लूड करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आप देखेंगे वो वैल्यू ऑफ सप्लाई होता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस जीएसटी करेंगे तो टैक्सेबल अमाउंट आएगा, टोटल टैक्सेबल अमाउंट। लेकिन सिर्फ वैल्यू ऑफ सप्लाई रहेगा तो वो जीएसटी छोड़ के होता है, एक्सक्लूड रहता है वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है। जैसे बिल्स ऑफ सप्लाई या वैल्यू ऑफ सप्लाई जीएसटी एक्सक्लूड होता है। ठीक है। बिल ऑफ सप्लाई, तो बिल ऑफ सप्लाई का मतलब होता है जिसमें जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आप देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल में जीएसटी नहीं लगता है, तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से रहता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वेयर अ पर्सन बिकम लायबल टू गेट रजिस्टर अंडर जीएसटी लॉ, ही शुड फर्निश एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन हाउ मेनी डेज। बोलता है जब आपको पता चल गया कि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए, मतलब जब आपका टर्नओवर उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर गया। मतलब चीज को समझिए, आज जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब लेना पड़ता है, जब मेरा टर्नओवर 40 लाख का लिमिट को क्रॉस कर जाएगा, वहां से 30 दिन के अंदर हमको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन यही बोलता है वेयर अ पर्सन बिकम लायबल टू गेट रजिस्टर अंडर जीएसटी लॉ, ही शुड फर्निश एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन हाउ मेनी डेज, मतलब 30 डेज। मतलब जिस दिन मेरा टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस हो जाएगा
वहां से हमको 30 दिन के अंदर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे लेंगे? ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल में जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपको जीएसटी सर्टिफिकेट उन लोग अलॉट कर देंगे। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कब अप्लाई करना पड़ता है? जिस दिन आपका टर्नओवर क्रॉस करेगा, वहां से 30 डेज के अंदर, 30 डेज के अंदर। Which of the following tax is levy in interstate supply of goods under GST law? Interstate में कौन सा टैक्स लगता है? बताए थे IGST। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आता है? देखिए, टैक्सेबल सप्लाई, जितना सप्लाई टैक्सेबल है वो तो आएगा, प्लस एग्जेम्प्टेड सप्लाई वो भी आएगा, और आप एक्सपोर्ट किए हैं वो भी आएगा। तीनों चीज आएगा, टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जेम्प्टेड सप्लाई प्लस एक्सपोर्ट, सब चीज, तीनों चीज मिक्स करके एग्रीगेट टर्नओवर निकाला जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16, बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स इज लेवी एट द रेट स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कस्टम टेरिफ एक्ट 1975। कस्टम ड्यूटी का रेट कहां पर दिया हुआ है? फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कस्टम टेरिफ एक्ट 1975 पे। सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, रेंटिंग ऑफ मैरिज होल owned by a trust registered under section 12AA of the Income Tax Act 1961 is not exempt from GST where charges are more than ₹10,000 per day। मतलब बोलता है जो ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन हुआ है इनकम टैक्स में अंडर सेक्शन 12AA में, ठीक है, वह ट्रस्ट आपको भाड़ा में कोई होल दे रहा है और उस होल का भाड़ा 10,000 से ज्यादा ले रहा है, तब उस ट्रस्ट को जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, चीज को समझिए। यदि ट्रस्ट आपको रेंट के लिए होल दे रहा है, कोई का शादी हो रहा है और वो ट्रस्ट चैरिटेबल पर्पस में कोई को होल दे रहा है और उसका रेंट ले रहा है, जहां शादी होगा उसका होल दे रहा है, मैरिज होल दे रहा है, और उसका रेंट 10,000 से नीचे रहा तो कोई टैक्स जीएसटी देने का दरकार नहीं है उस ट्रस्ट को। लेकिन यदि ट्रस्ट 10,000 से ज्यादा का रेंट लेगा तो उस पर जीएसटी अट्रैक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो कोई भी ट्रस्ट हो जो 12AA में रजिस्ट्रेशन कराया है और वो भाड़ा में कोई मैरिज होल दे रहा है और 10,000 से ज्यादा का उस पर रेंट ले रहा है, तब उस ट्रस्ट को जीएसटी देना पड़ेगा। 10,000 लिमिट है ट्रस्ट का जीएसटी के लिए। ठीक है। Which of the following is the meaning to zero rated supply? Which of the following is the meaning to zero rated supply? Zero rated supply किसको बोलते हैं? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। यदि आप कोई चीज को एक्सपोर्ट कर रहे हो, किसी गुड्स और सर्विस को, उसी को जीरो रेटेड सप्लाई बोलेंगे। जीरो रेटेड सप्लाई किसको बोलते हैं? यदि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोई गुड्स और सर्विस को। क्वेश्चन नंबर 19, Where is the headquarter of GST Council of India located? GST काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां है? न्यू दिल्ली। सारा मीटिंग तो वहीं होता है जीएसटी का, न्यू दिल्ली में, इसीलिए जीएसटी का हेडक्वार्टर कहां है? न्यू दिल्ली में। एकदम बेसिक कंसेप्ट है। Which nation has the highest GST rate in the world? किस नेशन में सबसे ज्यादा जीएसटी का रेट है? इंडिया में, सबको पता है ये। क्वेश्चन नंबर 21, The scope of supply of goods or service or both include inter alia sale exchange and lease। ठीक है। State whether the statement above is true or false। सप्लाई में तीनों चीज मिलाया हुआ है। देखिए, सप्लाई का डेफिनेशन में द स्कोप ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इंक्लूड्स सेल एक्सचेंज एंड लीज। सप्लाई का डेफिनेशन में तीनों चीज कवर होता है, 100% ट्रू है। सेल एक्सचेंज एंड लीज, सप्लाई का डेफिनेशन में तीनों चीज कवर है, सेल एक्सचेंज एंड लीज, ये 100% ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 22, ए पर्सन ऑफ त्रिपुरा इज एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिट लेवी provided his previous year turnover exceed rupees 75 lakhs। देखिए क्या बोलना चाह रहा है, समझिए अच्छा से। देखिए आगे कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट और पर्पस समझिए। ठीक है, चीज को समझिए। कौन कौन कंपोजिट स्कीम में जाता है, क्यों बनाया गया है, गवर्नमेंट ने कंसेप्ट को क्यों बनाया है। कंपोजिट स्कीम का बेनिफिट बनाया गया स्मॉल टैक्स पेयर के लिए। ठीक है, स्मॉल टैक्स पेयर क्या चाहते हैं? जीएसटी का इतना कंप्लायंस कर नहीं पाएंगे, ठीक है, इतना सारा रिटर्न होता है उन लोग भर नहीं पाएंगे और जीएसटी का कंप्लायंस का कॉस्ट उन लोगों के लिए एक्सपेंसिव हो जाता है।
इसीलिए गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया, जो स्मॉल टैक्स पेयर है और जिसका टर्नओवर कितना है 1.5 करोड़ रुपया है, 1.5 करोड़ तक जिसका टर्नओवर है, वो लोग कंपोजिट स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, कंपोजिशन स्कीम का। तो कंपोजिशन स्कीम में क्या होगा कि स्मॉल टैक्स पेयर लोग जीएसटी कलेक्ट नहीं कर पाएंगे किसी से भी, ठीक है। वो लोग क्या करेंगे, ईयर एंड में गवर्नमेंट को एक फिक्स परसेंटेज ऑफ अमाउंट दे देंगे, फिक्स परसेंटेज, जैसे 0.25, 0.35 जो परसेंटेज बनता है, गवर्नमेंट जितना आइडेंटिफाई करेगा उतना परसेंट का वो जीएसटी दे देंगे, काम खत्म। और उन लोगों को जीएसटी का सारा कंप्लायंस करने का दरकार नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने रूल बनाया, ये जो 1.5 करोड़ का टर्नओवर था स्मॉल टैक्स पेयर के लिए था, लेकिन गवर्नमेंट ने रूल बनाया कुछ नॉर्थ स्टेट जो है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, स्पेशल कैटेगरी स्टेट बोलते हैं, कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट जिसमें 8 स्टेट का नाम डाला गया, उसको बोला गया यदि उन लोगों का टर्नओवर 75 लाख तक भी है, 75 लाख और 75 लाख तक भी है, तो उस स्टेट को हम लोग कंपोजिट स्कीम का बेनिफिट दे देंगे। कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट, क्या क्या नाम है देखिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट, जो 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट है जिसका टर्नओवर 75 लाख तक रहा, तो उसको कंपोजिट स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा और उन लोग कंपोजिट स्कीम में रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और जीएसटी का सारा कंप्लायंस से बच जाएंगे, ठीक है। नाम क्या देखिए, नागालैंड, उत्तराखंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड मेघालय, ये 8 स्टेट को कंपोजिट स्कीम का बेनिफिट मिला, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट बोलते हैं। तो इसमें बोला गया है त्रिपुरा को भी एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट का बेनिफिट दिया गया है। यदि त्रिपुरा का टर्नओवर, यदि उसका टर्नओवर 75 लाख तक होगा तो उसको भी कंपोजिट स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा। तो ए पर्सन ऑफ त्रिपुरा, जो त्रिपुरा को दिया गया बेनिफिट स्पेशल कैटेगरी स्टेट का, तो यहां पर देखिए जो टर्नओवर है 75 लाख तक है, तो अप टू 75 लाख होगा क्वेश्चन में, ठीक है। यदि कोई त्रिपुरा का आदमी है, उसको स्पेशल कैटेगरी में उसका टर्नओवर 75 लाख तक है, तो कंपोजिट स्कीम का उसको बेनिफिट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, कंपोजिट स्कीम का बेनिफिट गवर्नमेंट ने स्मॉल टैक्स पेयर के लिए बनाया है। यदि स्पेशल कैटेगरी स्टेट नहीं होगा तो उसके लिए टर्नओवर का लिमिट 1.5 करोड़ है, और यदि स्पेशल कैटेगरी स्टेट होगा, जो 8 स्टेट का मैंने नाम बताया, उसके लिए 75 लाख तक का टर्नओवर होगा, तो कंपोजिट स्कीम का बेनिफिट लेगा, उसको जीएसटी का सारा कंप्लायंस करने का दरकार नहीं है। जस्ट एक स्पेसिफिक ईयरली जितना परसेंटेज, जो मिनिमम परसेंटेज गवर्नमेंट जो नोटिफाई करेगा उतना अमाउंट को जीएसटी दे देगा और जीएसटी से फ्री रहेगा सारा कंप्लायंस से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ए रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी लॉ गिव्स ए फ्री स्पून along with every shop purchase. This is a case of composite supply under GST law. State whether the above statement is correct or false. बोलता है कि जब आप साबुन खरीद रहे हो तो साबुन के साथ एक चम्मच फ्री दिया जा रहा है, ये कंपोजिट सप्लाई है या नहीं। देखिए कंपोजिट सप्लाई का मीनिंग समझिए। कंपोजिट सप्लाई मतलब वह सप्लाई, मतलब 2 और 2 से ज्यादा गुड्स का एक साथ सप्लाई होगा जो नेचुरली बंडल है, माने एक गुड्स बिना गुड्स के, माने पहला गुड जो प्रिंसिपल गुड्स है वो उसके बिना दिया ही नहीं जा सकता, माने दिया नेचुरली बंडल, मतलब चॉकलेट दिया जा रहा है सपोज आपको, तो चॉकलेट बॉक्स में ही डाल के दिया जाएगा, हाथ में कैडबेरी नहीं दिया जाएगा, कैडबेरी अपना पैकिंग मटेरियल के साथ ही दिया जाएगा। समझ में आ, जैसे शैम्पू ले रहे हो आप, तो शैम्पू दुकान वाला शैम्पू आपका हाथ में नहीं देगा, वो शैम्पू बोतल में ही डाला हुआ दिया जाएगा। तो शैम्पू और उसका बोतल नेचुरली बंडल है, माने दोनों एक सप्लाई, माने एक दूसरा के बिना वो सप्लाई हो ही नहीं सकता, नेचुरली बंडल उसको बोलते हैं। समझ में आया। तो कंपोजिट सप्लाई मतलब दोनों एक साथ ही जाएगा, प्रिंसिपल सप्लाई के साथ अदर सप्लाई देना ही पड़ेगा, उसके बिना होगा नहीं। जैसे शैम्पू बेस्ट एग्जांपल है। शैम्पू आप जब आपको दिया जाता है तो प्लास्टिक का बोतल में डाल के दिया जाता है, हाथ में आपको शैम्पू नहीं दिया जा सकता है। तो नेचुरली बंडल है, मतलब एक सप्लाई दूसरा सप्लाई पर डिपेंड करता है, उसके बिना हो ही नहीं सकता। सप्लाई होगा तो दोनों साथ में होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं नेचुरल बंडल। तो याद रखिएगा जब भी कंपोजिट सप्लाई होगा इसमें जीएसटी का जो रेट लगेगा प्रिंसिपल सप्लाई का रहेगा, जो मेन प्रोडक्ट रहेगा उसका जो जीएसटी रेट रहेगा वही दोनों पे एप्लीकेबल हो जाएगा। प्रिंसिपल का जो जीएसटी रेट होगा वो दोनों पे एप्लीकेबल होगा। चीज को समझिए, नेचुरली बंडल। तो यहां चम्मच दे रहा है साबुन के साथ, तो जरूरी नहीं है लेना, ये नेचुरली बंडल नहीं है, आप दोनों को अलग अलग दे सकते हो। और कंपोजिट सप्लाई मतलब दोनों को अलग दे ही नहीं सकते, नेचुरली बंडल है। चीज को समझिए, लॉजिक को समझिए। तो यहां पर बोलता है माने आपको चम्मच दिया जा रहा है साबुन के साथ, तो नेचुरली बंडल है ही नहीं वो।
एक दूसरा के बिना जा सकता है उन लोग, तो ये कंपोजिट सप्लाई का पार्ट नहीं है। ठीक है, एकदम सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन नंबर 24, इट इज ट्रू दैट अंडर जीएसटी लॉ एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड ₹2 करोड़ हैज टू गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड बाय ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और ए कॉस्ट अकाउंटेंट। ये ट्रू है। जीएसटी में बोला गया है कि आपका जो एनुअल अकाउंट जीएसटी ऑडिट कराना पड़ता है यदि आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा होगा। तो जीएसटी ऑडिट कब कराना पड़ता है? जब टर्नओवर मेरा 2 करोड़ से ज्यादा होगा। सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए, डू यू एग्री टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट? इनपुट क्रेडिट कैन बी क्लेम फॉर मशीनरी परचेज एंड सेंड डायरेक्टली टू ए जॉब वर्कर रजिस्टर्ड अंडर द टैक्स पेयर। एकदम सही है, कोई सिंपल सा चीज है, बहुत इजी चीज है। ठीक है, आगे देखिए, देखिए क्या बोल रहा है, रफली बता देता हूं। इनपुट क्रेडिट कैन बी क्लेम फॉर मशीनरी परचेज, बोलता है हाँ, मशीनरी परचेज, हम कोई भी कैपिटल गुड्स खरीदेंगे, मशीन खरीद रहे हैं, उसका इनपुट क्रेडिट मिलेगा और हम उसको एंड सेंड डायरेक्टली टू ए जॉब वर्कर रजिस्टर अंडर द टैक्स पेयर। ठीक है, हम वो उसका क्रेडिट जॉब वर्कर को भेज सकते हैं, क्योंकि दोनों मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का ही पार्ट है, दोनों मेरा ही यूनिट का पार्ट है। तो मशीनरी जो हम खरीद रहे हैं वो जॉब वर्कर में भी यूज हो रहा है, इसीलिए डायरेक्टली जॉब वर्कर को दिया जा सकता है। सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, every person who is liable to be registered under GST shall apply for registration in which form? GST REG 01। GST रजिस्ट्रेशन के लिए GST REG 01 में अप्लाई करना पड़ता है। यह फॉर्म अपने को ऑनलाइन फाइल करना पड़ता है। ऑनलाइन GST का पोर्टल में जाके आप GST रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज है। ठीक है, आगे देखिए, याद रखिएगा, जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो जीएसटी REG 01 में, तो जब आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा तो जो गवर्नमेंट आपको जीएसटी सर्टिफिकेट देगा वो देगा GST REG 06 फॉर्म में। रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो जीएसटी REG 01 में और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है GST REG 06, वहां 01 है और सर्टिफिकेट में होगा 06। सिंपल सा चीज है। आगे ये क्वेश्चन नंबर 27 में, is license to occupy land is treated as supply of service? Yes, एकदम supply of service है। Yes. Question number 28. In the common portal, every claim of input tax credit of a registered person shall be credited to electronic credit ledger. To electronic credit ledger, which words according to you most appropriate? ठीक है, क्या बोलना चाहता है देखिए, आपका जितना भी इनपुट क्रेडिट है वो आपका कहां क्रेडिट हो जाता है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उतना रुपया क्रेडिट हो जाता है। जब आपको टैक्स देना पड़ता है, टैक्स मतलब आउटपुट टैक्स, जब आपको आउटपुट टैक्स देना पड़ेगा तो जब आउटपुट टैक्स देंगे तो इनपुट टैक्स का जितना रुपया रहेगा वो माइनस करके देंगे। समझ में आया? आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स क्या होता है थोड़ा सा जान लीजिए। जब आप कोई चीज का माल बेच रहे हो, सपोज आप कोई चीज गुड्स बेच रहे हो, गुड्स पे 100 रुपया का गुड्स आप बेचे, उस पे 9 रुपया का CGST लिए और 9 रुपया का SGST लिए, तो आपका टोटल हो गया 118 रुपया। ठीक है, 118 रुपया में जो आप 18 रुपया जो टैक्स का कलेक्ट किए हो CGST और SGST, वो हो गया आपका आउटपुट लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स, इसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। अब इनपुट टैक्स क्या है देखिए, अभी 118 रुपया, आपका 18 रुपया का यहाँ आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, GST का 18 रुपया आपका आउटपुट टैक्स हो गया, 100 रुपया पे 18%। अब देखिए इनपुट टैक्स क्या होता है समझिए, आपने वही गुड जो 100 रुपया में आप गुड्स बेचे हो, आप वो गुड्स को खरीदे थे 90 रुपया में। सोच लीजिए जब आप 90 रुपया में खरीदे तो उस पर आपने कुछ GST दिया, सपोज मान लीजिए कि आपने उस पर GST दिया था 10 रुपये का, तो जब आपका परचेस के समय जो GST लगा, जो टैक्स लगा, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। तो और GST में जब फाइनल टैक्स पेमेंट किया जाता है, मतलब आपको यहाँ 18 रुपया का जब आप पे कर रहे हो, उसमें आपने जो परचेज किया था उस समय जो 9 रुपया दिया था इनपुट टैक्स, मतलब आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स होने के बाद जो नेट टैक्स आता है वो गवर्नमेंट को दिया जाता है। मतलब समझ रहे, आउटपुट GST मेरा जितना आएगा उससे हम फर्स्ट इनपुट GST को माइनस करेंगे, उसके बाद हम देंगे गवर्नमेंट को टैक्स। समझिए, एक बार और एग्जांपल को हल्का सा समझा रहा हूं। देखिए 100 रुपया का, ठीक है, हमने 90 रुपया में माल खरीदा,
ठीक है, एक माल था, कोई गुड्स था, हमने 90 रुपया में खरीदा। उस 90 रुपया में गुड्स का प्राइस था 80 रुपया प्लस जीएसटी का हमने परचेजर को पेमेंट किया, 90 रुपया टोटल पेमेंट किया। ठीक है, वही माल हमने 100 रुपया में बेचा। उस 100 रुपया में 18 रुपया हमने जीएसटी कलेक्ट किया। तो जो जीएसटी कलेक्ट किया 18 रुपया, वो हो गया मेरे लिए आउटपुट जीएसटी, और जो 10 रुपया मैंने परचेज के समय दिया था वो हो गया मेरे लिए इनपुट जीएसटी। अब हम गवर्नमेंट को नेट टैक्स पे करेंगे 8 रुपया का नेट जीएसटी पेमेंट बोल के। ठीक है, अब देखिए ये जो 10 रुपया का जो इनपुट जीएसटी है वो कहां जाता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हुआ रहता है। तो जब मेरा आउटपुट जीएसटी दिखाएगा 18 रुपया माइनस मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो रुपया है वो 10 रुपया माइनस होकर हम 8 रुपया का नेट पेमेंट कर देंगे। समझ में आया? इनपुट और आउटपुट का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 29 फॉर डिले पेमेंट ऑफ जीएसटी इंटरेस्ट रेट एट व्हाट परसेंटेज पर annum इज पेबल। 18% इंटरेस्ट रेट लगेगा आप यदि लेट से जीएसटी पेमेंट करते हो तो। लेट जीएसटी पेमेंट इंटरेस्ट रेट कितना होगा? 18%। ठीक है, एज पर द जीएसटी लॉ एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन मस्ट मेंटेन अकाउंट बुक एंड रिकॉर्ड्स for at least 72 months from the due date of furnishing of annual return for the year pertaining to such return। चीज को समझिए, 6 ईयर 6 साल तक जीएसटी में बुक्स एंड अकाउंट्स का रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ता है। 6 साल, जैसे कंपनीज एक्ट में आप पढ़े होंगे 8 साल बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ता है। जीएसटी में रूल्स बनाया गया कि जीएसटी का जितना रिकॉर्ड्स बुक्स एटसेट्रा अकाउंट जितना रहेगा कम से कम 6 साल मेंटेन करना पड़ेगा। जीएसटी का सारा रिकॉर्ड्स 6 साल तक मेंटेन करना पड़ता है। जीएसटी में बुक्स वगैरह सब 6 साल तक मेंटेन करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 31 इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए टैक्स पेयर Who can request for cancellation of registration under GST। यदि टैक्स पेयर का डेथ हो जाएगा तो उसका लीगल हायर चाहे तो जीएसटी का कैंसलेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। ये जीएसटी पोर्टल में जाके हो जाएगा। तो डेथ हो जाएगा टैक्स पेयर का तो कौन जीएसटी का रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करा सकता है? उसका लीगल हायर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में आ जाइए। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है गिफ्ट एक्सीडिंग हाउ मच इन वैल्यू इन ए फाइनेंशियल ईयर बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय सेल कंस्टिट्यूट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। मतलब बोलता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को कितना रुपया तक का गिफ्ट देगा तो जीएसटी अट्रैक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, एम्प्लॉय को कितना रुपया तक का गिफ्ट देगा तो जीएसटी अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, बोलता है एम्प्लॉय को 50,000 से ज्यादा का यदि गिफ्ट दे देता है, एम्प्लॉय को 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट दे देगा तो जीएसटी अट्रैक्ट हो जाएगा। बस इतना ही याद रखना है, 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट देते ही जीएसटी अट्रैक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 टोल रिसीव फ्रॉम हाईवे ऑफ ए प्लेस ए टू प्लेस बी इज 60 lakhs। टोल रिसीव कितना है? 60 लाख है। एंड कमीशन ऑन सच टोल रिसिप्ट इज ₹6 लाख। टोल रिसिप्ट कितना हाईवे का? 60 लाख है। उस पर कमीशन कितना रुपए का कमाया गया? 6 लाख रुपए का। देन व्हाट सेल बी द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई? टैक्सेबल सप्लाई कमीशन पे आता है तो टैक्सेबल सप्लाई कितना होगा? 6 लाख रुपए। याद रखिए, टोल रिसिप्ट पे कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं है। टोल रिसिप्ट पे आप जो कमीशन कमा रहे हो वही टैक्सेबल सप्लाई का पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय ए कंपोजिट डीलर। ठीक है, द रजिस्टर्ड पर्सन सेल इशू बिल ऑफ सप्लाई। कंपोजिट डीलर कभी भी जीएसटी बिल इशू नहीं कर सकता, याद रखिएगा, क्योंकि वो स्मॉल टैक्स पेयर है। उसको बेनिफिट मिला गया है कि जीएसटी का कंप्लायंस करने का दरकार नहीं है। ईयर में एक तो फिक्स अमाउंट जीएसटी दे दीजिए, काम खत्म। तो जब जीएसटी का कंप्लायंस करने का दरकार नहीं है तो जीएसटी बिल भी इशू नहीं कर सकता है। तो इसीलिए याद रखिए इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय ए कंपोजिट डीलर द रजिस्टर्ड पर्सन सेल इशू बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई मीन्स नॉन जीएसटी बिल, सिंपल सा भाषा में। ठीक है, आज ये क्वेश्चन नंबर 35 में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मैच विच आइटम इन द कॉलम में। कौन कौन सा आइटम कैजुअल पर्सन के साथ मैच करता है? पहला है नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी और डिफरेंट जीएसटीएन बट वन पेन। क्या होता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन? मतलब जानिए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब वह आदमी जो ओकेजनली काम करता है। सिंपल सा भाषा में ओकेजनली मतलब समझिए। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं कुछ एग्जीबिशंस कराता हूं,
ठीक है, मैं एग्जीबिशन करा रहा हूं, सपोज मैं हैदराबाद में अपना प्रोडक्ट या किसी चीज का एग्जीबिशन कर रहा हूं, या मैं कोई मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस दे रहा हूं, मेरा हैदराबाद में ऑफिस है, मैं कलकत्ता में जाके कुछ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस दे रहा हूं, तो कलकत्ता में मेरा कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, पर फिर भी मेरे को वहां पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। समझ में आया? तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब ओकेजनली सर्विस दे रहे हैं, कभी कभी सर्विस दे रहे हैं, हम रेगुलर सर्विस नहीं दे रहे हैं, फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस मेरा नहीं है। जैसे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस में मैं रहता हूं कलकत्ता में, मैं रहता हूं हैदराबाद में और मेरा ऑफिस हैदराबाद में ही है, लेकिन मेरे को कलकत्ता से बुलाया गया कि आप मेरे को मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस दीजिए, और कभी कभी बुलाया जाता है तो कभी कभी मैं वहां जाता हूं, दिल्ली जाता हूं, तो जहां जहां मैं जाता हूं मेरा कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, लेकिन मेरे को एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हमको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी में और जीएसटी देना पड़ेगा। तो सीधा सा बात है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी, और डिफरेंट जीएसटी होगा, बट मेरा पेन नंबर एक ही होगा। मेरा हैदराबाद में जो जहां रहता हूं वहां का एक जीएसटी होगा, और एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मैं सपोज कलकत्ता में कोई सर्विस दे रहा हूं तो वहां भी मेरे को एक अलग जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। तो उसी को बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जो ओकेजनली सर्विस देता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36, डू यू एग्री दैट अंडर जीएसटी द फेज एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड एजम्प्टेड सप्लाई? यस, एकदम ट्रू। एग्रीगेट टर्नओवर में आपका टैक्सेबल सप्लाई, एजम्प्टेड सप्लाई, एक्सपोर्ट तीनों चीज इंक्लूड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, डू यू कंसिडर दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स आपको बताना है। ए पर्सन कैन इशू नॉर्मल टैक्स इनवॉइस इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई विच वेयर सरफेस्ड बाय हिम एंड आर डिटेक्टेड बाय द जीएसटी ऑफिसर सब्सिक्वेंटली। एकदम फॉल्स है स्टेटमेंट, नाम पढ़ के समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, जीएसटी इज पेबल वंस रजिस्टर एवन इफ द टर्नओवर इज लेस देन द प्रेस्क्राइब लिमिट। करेक्ट बोलता है एक बार आप जीएसटी में रजिस्टर हो गए तो आपको फॉरएवर जीएसटी का कंप्लायंस करना पड़ेगा, दो आपका टर्नओवर 40 लाख से कम हो जाए। जिसको समझिए, अभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया है कि आपका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा होगा तो आप जीएसटी में रजिस्टर लीजिए और जीएसटी का सारा कंप्लायंस कीजिए। लेकिन अब आपका 40 साल का अभी टर्नओवर आपका 40 लाख है, फिर 50 लाख होगा, फिर 30, फिर क्या होगा 50 लाख के बाद फिर 10 लाख हो गया टर्नओवर। तो एक बार जीएसटी आप एप्लीकेबल हो गया आपके ऊपर, फॉरएवर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, याद रखिएगा। तो एक बार रजिस्ट्रेशन ले लिए मतलब आपको हमेशा उसका कंप्लायंस करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है, बोलता है बेसिक कस्टम ड्यूटी इज लेवी अंडर सेक्शन 12 ऑफ द कस्टम एक्ट। कस्टम ड्यूटी कौन सा सेक्शन में लिया जाता है? सेक्शन 12 ऑफ द कस्टम एक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, इन केस ऑफ कस्टम अपील मस्ट बी फाइल्ड विद इन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। अपील कस्टम में 60 दिन के अंदर फाइल किया जाता है, इसको फर्स्ट अपील मानते हैं। देखिए, अपील टू कमिश्नर अपील, ठीक है, कमिश्नर अपील के पास फाइल करेंगे। देखिए, कस्टम में अपील कितना दिन में फाइल किया जाता है? कस्टम का कोई ऑर्डर आया, आप उसके साथ सेटिस्फाइड नहीं है, आप फर्दर अपील करना चाहते हैं तो 60 दिन में फाइल कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा चीज है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 में आ जाइए। ठीक है, चीज को समझिए, जनरल फ्री अलाउंसेस अंडर कस्टम एक्ट इज नॉट अलाउड ऑन अनएकम्पनीड बैगेज। GFA is allowed on alcohol, liquor और wine up to 2 liters। बोलता है जो जनरल फ्री अलाउंसेस जो है अल्कोहल, लिकर और वाइन्स पर 2 लीटर तक अलाउ है। मतलब आप कोई दूसरा कंट्री में गए, वहां से 2 लीटर तक दारू, वाइन ला सकते हो, लिकर ला सकते हो। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42, अपील अंडर कस्टम मस्ट बी फाइल विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑर्डर। ये बताया 60 दिन में आपको अपील फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, एज्यूमिंग इट इज फर्स्ट अपील, दैट इज अपील टू कमिश्नर अपील। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 43, टैक्स एंड ड्यूटीज आर डेज इन अराइविंग एट द एसेसेबल वैल्यू फॉर कस्टम ड्यूटी पर्पस एक्सक्लूडेड। कस्टम ड्यूटी में जब एसेसेबल वैल्यू निकालते हैं तो टैक्स एंड ड्यूटीज को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उसके बिना ही लिया जाता है। एसेसेबल वैल्यू में फिर कस्टम ड्यूटी एड ऑन होता है। एन इंपोर्टर हु नोइंगली मिस डिक्लेयर एसेसेबल वैल्यू कैन बी इम्प्रिजन्ड फॉर ए पीरियड अप टू 3 years। यदि कोई इंपोर्टर एसेसेबल वैल्यू गलत बताता है, मिस डिक्लेयर करता है, मैंने गलत एसेसेबल वैल्यू बताता है और डिपार्टमेंट पकड़ लेता है तो उसको 3 साल का जेल हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 45, मार्जिन ऑफ डंपिंग मीन्स द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल वैल्यू और एक्सपोर्ट प्राइस का जो डिफरेंस आता है उसी को मार्जिन ऑफ डंपिंग बोलते हैं। डंपिंग मतलब डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल वैल्यू एंड एक्सपोर्ट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 46, ए पैसेंजर रिटर्निंग टू इंडिया आफ्टर स्टे इन जर्मनी फॉर 1 वीक इज इंटाइटल्ड टू ब्रिंग गुड्स अप टू 35,000 विदाउट पेमेंट ऑफ एनी कस्टम ड्यूटी। यदि कोई भी पैसेंजर जो है इंडिया में रिटर्न आ रहा है जर्मनी में 1 सप्ताह रहने के बाद, ठीक है, आफ्टर स्टे इन जर्मनी फॉर 1 वीक, यदि आप 1 सप्ताह जर्मनी में रहने के बाद इंडिया आ रहे हो तो 35,000 तक का आप गुड्स ला सकते हो बिना कस्टम ड्यूटी दिए। तो जर्मनी से हम कितना रुपया का गुड्स ला सकते हैं? 35,000 तक का ला सकते हैं बिना कस्टम ड्यूटी दिए हुए। ठीक है, ठीक है, चीज को समझे। हम जर्मनी घूमने गए, वहां 1 सप्ताह रुके और वहां से हम कितना रुपए का सामान बिना ड्यूटी दिए ला सकते हैं? कस्टम ड्यूटी दिए हुए ना, 35,000 रुपया का बिना ड्यूटी दिए हुए हम ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, इन केस ऑफ इंपोर्ट अदर देन इंपोर्ट बाय ईओयू द इंपोर्टेड गुड्स कैन बी केप्ट इन कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस फॉर डेज विदाउट पेइंग एनी इंटरेस्ट। याद रखिए, कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में बिना इंटरेस्ट दिए 90 दिन तक फ्री में गुड्स रखा जा सकता है, लेकिन वो ईओयू वाला गुड्स नहीं होना चाहिए, ईओयू वाला इंपोर्टेड गुड्स नहीं होना चाहिए। कोई भी इंपोर्टेड गुड्स हम कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में रख सकते हैं 90 दिन बिना इंटरेस्ट दिए हुए। 90 दिन के बाद इंटरेस्ट चालू हो जाएगा, लेकिन वह गुड्स ईओयू से इंपोर्ट हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ईओयू से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट से नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी एजेंट है और उसको रख के आप फिर से फ्री का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो ईओयू वाला गुड छोड़ के कोई भी गुड्स आप इंपोर्ट करते हो कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में रखते हैं तो 90 दिन तक बिना इंटरेस्ट के रख सकते हैं। इंडियन कस्टम वाटर एक्सटेंड अप टू 12 न्यूटिकल माइल्स बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर से इंडियन कस्टम वाटर का डिस्टेंस कितना है? 12 न्यूटिकल माइल्स। Question number 49. Bill of entry can be submitted days prior to expected date of arrival of vessels. वेसल से अराइवल से 30 दिन पहले बिल ऑफ एंट्री सबमिट करना पड़ता है। बिल ऑफ एंट्री कैन बी सबमिटेड 30 days प्रायर टू एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल ऑफ वेसल्स। वेसल से आने से पहले ही 30 दिन पहले बिल ऑफ एंट्री सबमिट करना पड़ेगा कस्टम ऑफिस में। क्वेश्चन नंबर 50. Article having 8-digit code where custom duty rate is specified in the custom tariff is termed as tariff item बोलते हैं। कस्टम ड्यूटी जो टेरिफ आइटम में बताया गया है, माने कस्टम टेरिफ में बताया गया, उसको टेरिफ आइटम ही बोलते हैं। सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन नंबर 51 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 51. Under the Custom Act, where refund become due in the final assessment, interest will be payable if refund is not granted within 3 months. यदि आपका फाइनल असेसमेंट में रिफंड आता है और डिपार्टमेंट आपको रिफंड नहीं देता है 3 महीना के अंदर, तब डिपार्टमेंट को उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो डिपार्टमेंट को रिफंड का पैसा असेसमेंट जब आया वहां से 3 महीना के अंदर देना पड़ेगा, नहीं तो डिपार्टमेंट को उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, फाइनल असेसमेंट के 3 महीना के अंदर रिफंड का पैसा वापस करना चाहिए। एन ईओयू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट इज इक्वल टू एग्जीक्यूट कौन सा बॉन्ड ईओयू सबमिट करता है? B-70 बॉन्ड। ठीक है, ईओयू कौन सा बॉन्ड? B-70 बॉन्ड उसको सबमिट करना पड़ता है, B-17 बॉन्ड। ठीक है, इनकेस इंपोर्ट इज थ्रू पोस्ट, डिक्लेरेशन ऑन पोस्टल आर्टिकल इज ट्रीटेड एज एंट्री। यदि इंपोर्ट पोस्ट के थ्रू होता है, जो पोस्टल आर्टिकल में जो डिक्लेरेशन होगा उसको बोलते हैं एंट्री। ठीक है, अपील टू कमिश्नर अपील शुड बी फाइल्ड विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द ऑफिशियल लोअर इन रैंक देन कमिश्नर। ये बता दिए, अपील टू कमिश्नर 60 दिन के अंदर फाइल करना पड़ता है फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। रिमांड मीन्स क्या होता है? रिमांड मीन्स सेंडिंग द केस बैक टू लोअर अथॉरिटी फॉर डिसीजन। रिमांड को मतलब समझिए, एक केस इनकम टैक्स में मैंने अपील फाइल कर दी, एक असेसमेंट एओ ने, असेसिंग ऑफिसर ने एक ऑर्डर कर दिया कि आपका इतना टैक्स जा रहा है और मैंने फ्यूचर में फर्दर अपील कर दी। तो रिमांड मतलब बोलता है कि वही ऑफिसर जो हायर ऑफिसर है वो नीचे वाला ऑफिसर को फिर से पेपर देगा केस का और बोलेगा कि आप इसको फिर से चेक कर दीजिए। मतलब रिमांड मतलब होता है ऊपर वाला ऑफिसर अपने नीचे वाला ऑफिसर को केस को फिर से चेक करने बोल रहा है। रिमांड मींस सेंडिंग द केस बैक टू द अथॉरिटी
माने सेंडिंग द केस बैक टू लोअर ऑथोरिटी फॉर डिसीजन, मतलब बड़ा ऑफिसर अपना नीचे वाला ऑथोरिटी को केस को फिर से चेक करने बोलेगा। रिमांड मतलब यही होता है कि नीचे वाला ऑफिसर से केस को फिर से चेक कराना। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, शिपिंग बिल फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर क्लेम फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक शुड बी इन डेज कलर, ग्रीन कलर का होना चाहिए शिपिंग बिल एक्सपोर्ट का। ठीक है, ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए जो शिपिंग बिल दिया जाता है एक्सपोर्ट में वो ग्रीन कलर का होना चाहिए। शिपिंग बिल फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर क्लेम फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक शुड बी इन ग्रीन कलर। ठीक है, ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन री एक्सपोर्ट इज अलाउ इफ गुड्स आर री एक्सपोर्टेड विद इन 2 years। बोलता है ड्यूटी ड्रॉबैक मतलब होता है जो आप ड्यूटी, जो कस्टम ड्यूटी आप इंपोर्ट के समय दिए हो वो ड्यूटी आपको रिफंड मिल जाए वापस से। ठीक है, तो वो कब मिलेगा? बोलता है ड्यूटी ड्रॉबैक तब मिलेगा जब आप इंपोर्ट के समय जो इंपोर्ट जो गुड्स किए उसको आपको 2 साल में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी आपका जो इंपोर्ट में जो टैक्स दिए हैं उसका बेनिफिट आपको एक्सपोर्ट के समय मिल जाए। चीज को समझिए, बहुत इजी चीज है। ठीक है, चीज को समझिए। ड्यूटी ड्रॉबैक का सिंपली मीनिंग होता है आप इंपोर्ट के समय जो ड्यूटी दिए हो उस ड्यूटी का रिफंड मिल जाएगा यदि आप जो इंपोर्ट जो गुड्स इंपोर्ट किए हो वो 2 साल के अंदर एक्सपोर्ट कर दे। ड्यूटी ड्रॉबैक मतलब जो ड्यूटी दिए हैं वो ड्यूटी हमको रिफंड मिल जाएगा। कब मिलेगा? जो गुड्स हम इंपोर्ट किए वो 2 साल के अंदर हमको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन री एक्सपोर्ट इज अलाउ इफ गुड्स आर री एक्सपोर्टेड विद इन 2 years। एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम पेबल ऑन नॉन एजेम्प्टेड आइटम इज 4% का एडिशनल ड्यूटी लगता है नॉन एजेम्प्टेड आइटम में। येलो बिल ऑफ एंट्री इज रिक्वायर्ड फॉर वेयर हाउसिंग के लिए येलो बिल ऑफ एंट्री लगता है। इन कस्टम द कमिटमेंट ऑफ ऑफेंस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हैज टू बी प्रूव बाय डिपार्टमेंट को प्रूफ करना पड़ता है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होगा तो। ठीक है, पोस्ट शिपमेंट चार्जेस डेज कंसिडर फॉर एसेसेबल वैल्यू अंडर द कस्टम मार्क। पोस्ट शिपमेंट चार्जेस विल नॉट बी कंसिडर फॉर द एसेसेबल वैल्यू। एसेसेबल वैल्यू में पोस्ट शिपमेंट चार्जेस हम लोग ऐड नहीं करते हैं। जब गुड्स का एसेसेबल वैल्यू निकालते कस्टम में पोस्ट शिपमेंट चार्जेस को नहीं लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62। What would be the value of household article a person can bring without payment of custom duty when he stay abroad for 18 months and shifting his resident to India? मतलब कितना रुपया का आर्टिकल, कितना रुपया का सामान आप इंडिया में ला सकते हैं बिना कस्टम ड्यूटी दिए यदि आप अब्रोड में 18 महीना रहते हैं। यदि हम किसी कंट्री में 18 महीना रहते हैं और इंडिया में आते हैं तो हम 2 लाख रुपया तक का सामान बिना ड्यूटी दिए ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। एसेसेबल वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर कस्टम पर्पस इज स्टैंडर्ड वैल्यू। सिंपल सा चीज है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट। टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर कस्टम इज द डेट ऑफ एंट्री इनटू इंडियन टेरिटोरियल वाटर। ये गलत है। जब इंडियन कस्टम वाटर का बैरियर को क्रॉस करते हैं तब टैक्सेबल इवेंट आता है, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। जीएसटी हैज रिप्लेस द फॉलोइंग। जीएसटी वेट और सेंट्रल एक्साइज को रिप्लेस करता है, ये पता है। जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ये बता चुके हैं। इन आईजीएसटी आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड, ये भी बता चुके हैं। द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल इज फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये भी बता चुके हैं। अंडर जीएसटी लॉ द फेज गुड्स डज नॉट इंक्लूड, क्या चीज इंक्लूड नहीं होता है गुड्स में? मनी एंड सिक्योरिटीज इंक्लूड नहीं होता है। इनडायरेक्ट टैक्स आर डेस बेस्ड टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जो है सप्लाई बेस्ड टैक्स है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स आर डेस इन नेचर, प्रोग्रेसिव इन नेचर। इंडिया जीएसटी मॉडल इज चूजन फ्रॉम डेस मॉडल, कैनेडियन मॉडल से जीएसटी मॉडल को चूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, इजी चीज है सब। जीएसटी काउंसिल हैज बीन क्रिएटेड एज पर आर्टिकल 279A ऑफ द अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशंस। जीएसटी काउंसिल किस आर्टिकल के बेस में क्रिएट किया गया है? आर्टिकल 279A। In HSN, N stand for nomenclature. Nomenclature. N stand for nomenclature. Question number 75. The limit for exclusive economic zone of India is 200 nautical miles from the nearest point of the baseline. Baseline से exclusive economic zone का डिफरेंस कितना है? 200 nautical miles. Question number 76 देखिए।
The safeguard duty imposed shall be in force for a period of 4 years from the date of its imposition and can be extended within the total period of levy not exceeding 10 years. देखिए सिंपल सा मीनिंग है, देखिए क्या बोलता है, सिंपल सा चीज है। सेफगार्ड ड्यूटी को जब इम्पोज करते हैं हम लोग, जब एक्ट में एप्लीकेबल करते हैं, 4 साल तक लिया जा सकता है सेफगार्ड ड्यूटी, और उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है 10 साल तक। द सेफगार्ड ड्यूटी इम्पोज शेल बी इन फोर्स फॉर ए पीरियड ऑफ 4 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स imposition and can be extended within the total period of levy not exceeding 10 years. Which of the following is a taxable event for imported goods? Imported के लिए जब import करते हैं, जब बाहर से इंडिया में माल मंगाते हैं, तो taxable event क्या होगा? Date on which the goods cross the custom barrier. जिस दिन goods मेरा custom, इंडिया का जो custom barrier को cross करता है, तब वो taxable event हो जाता है। Question number 78. Where the insurance amount is not available for ascertaining the assessable value for custom duty, the percentage of FOB value to be taken is 1.125%. बोलता है जब इंश्योरेंस अमाउंट दिया नहीं जाएगा, तब एसेसेबल वैल्यू निकालने के लिए एफओबी कितना लेंगे? 1.125%। इंश्योरेंस अमाउंट नहीं दिया रहेगा तो, इंश्योरेंस अमाउंट दिया रहेगा तो 1% ले लीजिएगा। इंश्योरेंस अमाउंट नहीं दिया है, तब एसेसेबल वैल्यू जब निकालेंगे कस्टम ड्यूटी में, एफओबी का परसेंटेज लेंगे 1.125%। गुड्स विच आर सेम इन ऑल रेस्पेक्ट इंक्लूडिंग फिजिकल क्वांटिटी इज नॉन एज आइडेंटिकल गुड्स बोलते हैं। ठीक है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर इफ एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट फॉर सेल और गुड्स एक्सीडिंग, फॉर नॉर्मल कोर्स के लिए कितना है? 40 लाख। यदि आप नॉर्मल सप्लायर है और आपका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा हो गया है, आपको 30 दिन के अंदर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो नॉर्मल सप्लायर के लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का लिमिट 40 लाख है। क्वेश्चन नंबर 81, जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड इफ एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट फॉर सेल ऑफ गुड एक्सीड फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए कितना है? 20 लाख है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो 8 स्टेट में बताया था आपको, त्रिपुरा वगैरह, उसके लिए रजिस्ट्रेशन का लिमिट है 20 लाख। नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए 40 लाख है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए 20 लाख है। और आगे देखिए, और बोलता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर इफ एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस फॉर नॉर्मल कॉस्ट। यदि आप सर्विस आप सप्लाई नहीं करते, आप सर्विस प्रोवाइडर हो, तो भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा यदि आपका टर्नओवर 20 लाख है। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर इफ एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है तो 10 लाख। मतलब देखिए, नॉर्मल जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको कब लेना पड़ेगा? जब भी नॉर्मली आप गुड्स सप्लाई करते हो तो 40 लाख आपका टर्नओवर क्रॉस करेगा, तब 40 लाख आपका लिमिट है। नॉर्मल जो नॉर्मल गुड्स सप्लाई करता है उसके लिए 40 लाख है, और जो नॉर्मल सर्विस प्रोवाइडर है उसके लिए 20 लाख है। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में यदि कोई सेल ऑफ गुड्स कर रहा है तो उसके लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का लिमिट 20 लाख है। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसका लिमिट 10 लाख है। सिंपल सा चीज है। आईजीएसटी इज लेवी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई, एक स्टेट से दूसरा स्टेट। सीजीएसटी सेम स्टेट में जब माल सप्लाई होगा, तो सीजीएसटी और एजीएसटी लेवी ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। मैक्सिमम रेट ऑफ आईजीएसटी विल बी 40%। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय मेट्रो आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। यदि मेट्रो से आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, मेट्रो से आप जाना ना कर रहे हो, या मेट्रो के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय मेट्रो आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई और एक्सपोर्ट, तीनों चीज एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस इनवॉइस शैल बी इशूड। टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस में इनवॉइस 30 दिन के अंदर इशू करना पड़ता है। और इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस बाय एन इंश्योरर, इंश्योरर के समय इनवॉइस क्या है? 45 दिन में। नॉर्मल केस में 30 डेज में टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस में इनवॉइस इशू होता है, और इंश्योरर के केस में 45 दिन में। जीएसटीआर 1 क्या है? डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस। जो आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो उसका डिटेल है। जीएसटीआर 2 क्या है? डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस। ठीक है। जीएसटीआर 1 किसके लिए? आउटवर्ड सप्लाई के लिए, और जीएसटीआर 2 किसके लिए? इनवर्ड सप्लाई के लिए। आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई बताया हूं मैं आपको। ठीक है। 93, मंथली रिटर्न फॉर फाइलिंग पेमेंट आफ्टर एडजस्टिंग इनपुट सप्लाई विद आउटपुट सप्लाई। मंथली रिटर्न फाइल करना पड़ता है जीएसटीआर 3B में। 3B होगा यदि आउटपुट और इनपुट का एडजस्ट करने के बाद जो फाइनल पेमेंट करते हो वो 3B में फाइल होता है। मंथली सप्लाई फॉर फाइनल पेमेंट आफ्टर एडजस्टिंग इनपुट सप्लाई विद आउटपुट सप्लाई। इनपुट आउटपुट का एडजस्टमेंट के बाद जो आप जीएसटी का पेमेंट करते हो वो जीएसटीआर 3B में रिटर्न जाता है।
द फॉर्म टू बी यूज फॉर फाइलिंग रिटर्न बाय ए टैक्स पेयर अंडर कंपोजिट स्कीम में जो रिटर्न फाइल करता है वो जीएसटीआर 4 फाइल करता है। कंपोजिट स्कीम में जो रिटर्न फाइल करेगा जीएसटीआर 4 फाइल करेगा। रिटर्न फॉर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन जीएसटीआर 5 फाइल करता है। नॉन रेसिडेंट क्या फाइल करता है? जीएसटीआर 5। फॉर्म क्या है? नॉन रेसिडेंट के लिए, एनआरआई के लिए जीएसटीआर 5। और रिटर्न फॉर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए क्या है? जीएसटीआर 6। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जीएसटीआर 6 है। ठीक है, ये देखिए, द सेफगार्ड ड्यूटी इम्पोज सेल बी इन फोर्स फॉर ए पीरियड ऑफ 4 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इम्पोजिशन एंड कैन बी एक्सटेंडेड विद इन द टोटल पीरियड ऑफ लेवी नॉट एक्सेडिंग 10 years। ये बता चुका हूं, ये भी बता चुका हूं। वेयर द इंश्योरेंस अमाउंट इज नॉट गिवन, तब एफओवी कितना लिया जाएगा? 1.125%। कस्टम ड्यूटी निकालते समय, असेसेबल वैल्यू कस्टम का निकालते समय यदि इंश्योरेंस अमाउंट नहीं दिया है तो एफओवी का वैल्यू 1.125% लेंगे। गुड्स विच आर सेम इन ऑल रेस्पेक्ट इंक्लूडिंग फिजिकल क्वांटिटी इज नॉन एज। यदि सेम गुड्स रहेगा, सेम क्वांटिटी का रहेगा और सेम कंट्री में बनेगा, उसको आइडेंटिकल गुड्स बोलते हैं। गुड्स विच आर सेम इन ऑल रेस्पेक्ट इंक्लूडिंग फिजिकल क्वांटिटी इज नॉन एज आइडेंटिकल गुड्स। Days means where goods are cast into sea to reduce weight of ship to prevent it from sinking and the thrown goods sink। यदि शिप में ज्यादा माल हो जाता है तो हम लोगों को, और शिप उस माल का वेट नहीं उठा सकता है और शिप को डूबने से बचाना है, तो उस समय क्या करते हैं हम लोग? एक्स्ट्रा माल को सी में ही फेंक देते हैं, समुद्र में ही फेंक देते हैं। तो इसको बोलते हैं जेटिशन। क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर सबमिशन ऑफ मंथली रिटर्न जीएसटीआर 3B? मंथली 20, ठीक है, 30 तारीख, हर मंथ का 20 को जीएसटीआर 3B फाइल करना पड़ता है और इनपुट आउटपुट का सेटलमेंट करके जो टैक्स लायबिलिटी आता है वो देना पड़ता है। लेकिन जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है और जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उसके लिए 24 तारीख डेट है। मंथ का 24 तारीख डेट है जीएसटीआर 3B फाइल करने का। बस हम यही बोलेंगे, अपना बेस्ट दे दीजिए, आप 100% पास हो जाएंगे और कुछ नहीं बोलना है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 101 मीन्स आपका डायरेक्टली 96 के बाद 101 आ गया है, बीच में और कोई 4 क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 ध्यान से सुनिएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टू ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट इज एक्सपोर्ट सप्लाई। मतलब कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स हो या सर्विस स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट को करते हैं तो वो है एक्सपोर्ट सप्लाई। और याद रखिएगा एससीजेड का सप्लाई जो है जीरो रेटेड सप्लाई है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स, यदि सप्लाई होता है गुड्स और सर्विस का स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, तो उसको एक्सपोर्ट सप्लाई बोलते हैं, उस पर जीरो रेटेड टैक्स लगता है, कोई टैक्स नहीं लगता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सेल अप्लाई बोथ इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। आरसीएम जो होता है ना, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में दोनों गुड्स पे भी अप्लाई है ये कंसेप्ट और सर्विस पे भी अप्लाई है। तो आरसीएम में मेन चीज ये होता है जो सर्विस रिसीव कर रहा है या गुड जो रिसीव कर रहा है, रिसिपिएंट यहां पर टैक्स देगा, याद रखिएगा। ठीक है, जो सर्विस रिसीव कर रहा है वो गवर्नमेंट को टैक्स देगा। ठीक है, रिसिपिएंट, आप सिर्फ यहां पर ये याद रखिएगा आरसीएम अप्लाई होता है इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस दोनों पे। क्वेश्चन नंबर 103, हेल्थ केयर सर्विस इज टैक्सेबल वेयर सर्विस आर प्रोवाइडेड इन द फील्ड ऑफ। हेल्थ केयर सर्विस टैक्सेबल है यदि हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की जाए इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर या हीलिंग के रिलेटेड। याद रखिएगा हेल्थ केयर सर्विस इज टैक्सेबल वेयर सर्विस आर प्रोवाइडेड इन द फील्ड ऑफ एक्यूपेंचर, एक्यूप्रेशर एंड हीलिंग रिलेटेड सर्विस। क्वेश्चन नंबर 104 ध्यान से देखिएगा, बोलता है यहां पर कि आपने एक प्रिंटर खरीदा, ठीक है, वेयर ए डेस्कटॉप प्रिंटर इज सोल्ड फॉर ₹10,000 along with the exchange of old printer and if the price of the new desktop printer without exchange is 12,500, the taxable value of GST purpose would be 12,500। क्या है, सपोज आपने एक तो प्रिंटर बेचा, ठीक है, प्रिंटर बेचा 10,000 रुपया में, ठीक है। अब जब आपने 10,000 रुपए में प्रिंटर उसको बेचा, उससे उसका पुराना प्रिंटर भी ले लिया, पुराना प्रिंटर लेके उसको 10,000 में नया प्रिंटर आपने दिया। लेकिन यदि आपने जो नया प्रिंटर दिया यदि पुराना नहीं दे एक्सचेंज करते तो उसका मार्केट वैल्यू जो था नया प्रिंटर का 12,500 था। तो याद रखिएगा नया प्रिंटर का जो विदाउट एक्सचेंज में जो वैल्यू होगा, जो मार्केट प्राइस होगा, उसी वही टैक्सेबल वैल्यू होगा, याद रखिए, फॉर जीएसटी के पर्पस पे। तो 12,500 इज टैक्सेबल वैल्यू फॉर जीएसटी पर्पस। क्वेश्चन नंबर 105,
The sale document to be generated by a supplier in case of exempted supply is called bill of supply. Bill of supply तब इशू होता है जब उस सप्लाई पे कोई टैक्स नहीं होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो आपका बिल आता है उसमें देखिएगा जीएसटी या कोई टैक्स इन्वॉल्व नहीं होता है। तो याद रखिएगा सेल डॉक्यूमेंट्स में कौन सा सेल डॉक्यूमेंट है जो एजेंटेड सप्लाई में काउंट होता है उसको बोलते हैं बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई मींस नॉन टैक्सेबल इनवॉइस। दो प्रकार का इनवॉइस होता है जीएसटी में, टैक्सेबल इनवॉइस और नॉन टैक्सेबल इनवॉइस, और बिल ऑफ सप्लाई इज अ नॉन टैक्सेबल इनवॉइस। Question number 106. If the ECO, economic commerce operator, is located in taxable territory, then personal liable to pay tax is simple सा economic e-commerce operator ही टैक्स देगा। If the e-commerce operator is located in taxable territory, यदि e-commerce operator taxable territory में रहता है तो वही टैक्स देगा, सीधा सा बात है। Then personal liable to pay tax is economic e-commerce operator ही टैक्स देगा, याद रखिएगा। Question number 107. The time limit beyond which if goods are not returned, the capital goods sent for job work shall be treated as supply. यदि कैपिटल गुड जो भेजा गया है जॉब वर्कर के पास 3 साल के अंदर नहीं आया रिटर्न, तो उस कैपिटल गुड्स को सप्लाई मान लिया जाएगा। बहुत सिंपल है, पहले भी बता चुका हूं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क इज डेज सप्लाई। ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क पे कोई टैक्स नहीं लगता है, मिल्क का ट्रांसपोर्ट पे, वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई है। देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क इज एग्जेम्प्टेड सप्लाई। Question number 109. Registration certificate granted to casual taxable person or non-resident taxable person will be valid for days from the effective date of registration. याद रखिए जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया गया है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को, उसका वैलिडिटी 90 डेज है फ्रॉम द इफेक्टिव डेट। याद रखिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का वैलिडिटी 90 डेज होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110. A registered supplier has claimed depreciation age per income tax act on the total cost of a machinery including IGST component 36,000 रुपए। He can avail ITC to the tune of, याद रखिएगा यदि आपने डिप्रिसिएशन मशीनरी पे क्लेम कर लिया है तब आप इनपुट क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। याद रखिए इस केस में इन्होंने डिप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है इसीलिए आईटीसी क्लेम नहीं कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए। मिस्टर सत्या एन आर्किटेक्ट situated at Kochi is engaged by MS Builders Kochi to draw building plan for a proposed building to be situated at Dubai। ठीक है, सिंपल सा चीज बोल रहा है। एक आर्किटेक्ट एक बिल्डर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। आर्किटेक्ट कहां का है? कोची का है। बिल्डर कहां का है? कोची का है। वो एक जो बिल्डिंग का ड्राइंग बना के दे रहा है आर्किटेक्ट, जो बिल्डिंग बनेगा दुबई में। लेकिन याद रखिएगा आर्किटेक्ट जो कोची का है सर्विस किसको प्रोवाइड कर रहा है? जो बिल्डर है वो बिल्डर भी कोची का है, तो दोनों सेम स्टेट का है, मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई है। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगता है। सिंपल सा चीज है। हायर जीएसटी रेट इज फाउंड इन हाईएस्ट जीएसटी रेट इंडिया में दिया जाता है, याद रखिएगा बस। The first type of audit under GST is to be done by chartered accountant only। बोलता है जीएसटी ऑडिट सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है, एकदम गलत बोल रहा है। जीएसटी ऑडिट कॉस्ट अकाउंटेंट भी अब कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है और कॉस्ट अकाउंटेंट भी कर सकता है, एनीवन कर सकता है। सप्लाई टू एससीजेड अभी भी बताया था, एससीजेड का सप्लाई एक्सपोर्ट सप्लाई है जिसमें 0 रेटेड टैक्स लगता है। ठीक है। डेस विल बी चार्ज ऑन लग्जरी प्रोडक्ट्स। याद रखिए जीएसटी कंपनसेशन सेस लग्जरी प्रोडक्ट पे लगता है, जैसे पान मसाला टोबैको ये सब। ठीक है। डेस विल बी चार्ज ऑन लग्जरी प्रोडक्ट जीएसटी कंपनसेशन सेस, याद रखिएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 116। जीएसटी रिटर्न ऑफ इनवर्ट सप्लाई का जीएसटीआर 2 है, याद रखिएगा। और रीड ओनली डॉक्यूमेंट जो ऑटो पॉपुलेटेड डॉक्यूमेंट रहता है वो है 2A। ठीक है, दोनों ध्यान से सुनिए। देखिए ध्यान से सुनिए, अभी थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ है। रीड ओनली डॉक्यूमेंट जो होता है अभी एक नया फॉर्म आया है जीएसटीआर 2B, जो ऑटो ड्राफ्टेड इनपुट टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है। तो अभी 2A का कंसेप्ट खत्म हो गया, 2B आ गया जिसमें ऑटो पॉपुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका दिखेगा।
तो जीएसटीआर रिटर्न जो इनवर्ड सप्लाई के लिए जीएसटीआर टू लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रीड ओनली डॉक्यूमेंट की जगह अभी ऑटो पॉपुलेटेड जो ऑटो ड्राफ्टेड इनपुट टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट आ गया है वो 2B में है, 2B लिखिएगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिले पेमेंट ऑफ जीएसटी, यदि जीएसटी का आप लेट से पेमेंट करते हैं, डिले पेमेंट करते हैं, 18% पर annum के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ये बता दिया है। रिसिपिएंट जो रिसीव कर रहा है सर्विस इज लायबल टू पे जीएसटी। रेंटिंग ऑफ ए मैरिज हॉल ओन्ड बाय ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इज नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। ट्रस्ट को एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा माने जीएसटी से यदि वह 10,000 से जो 10,000 से ज्यादा रेंट पर डे का चार्ज करता है। याद रखिएगा, चार्जेस आर मोर देन ₹10,000 पर डे। याद रखिए, यदि कोई ट्रस्ट मैरिज हॉल भाड़ा में देता है और उसका भाड़ा 10,000 से ज्यादा लेता है पर डे, तो उसको जीएसटी में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, उसको उस पर जीएसटी देना पड़ेगा। सिंपल सा चीज है। Which of the following shall not be included in the value of supply? Value of supply में जीएसटी इंक्लूड नहीं होता है, बहुत सिंपल सा चीज है। The period prescribed for issue of tax invoice in the case of provision of service में टैक्स इनवॉइस कितना दिन में इशू होता है? जनरली 30 दिन में इशू होता है, लेकिन जनरली 30 days from the date of the supply of service 30 दिन में होता है, लेकिन बैंकिंग सर्विस में बैंकिंग कंपनी में 45 दिन होता है। याद रखिएगा, जनरली 30 days, लेकिन इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी इट इज 45 days। एनुअल रिटर्न सेल बी फाइल्ड बाय एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। याद रखिए, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन में चेंज आया, थोड़ा सा चेंज आया, एकदम ध्यान से सुनिएगा, हमको चेंज दिखाते हैं। देखिए लिमिट है 2 करोड़ और मोर, जिसका टर्नओवर 2 करोड़ और उससे ज्यादा होगा। याद रखिएगा, जिसका टर्नओवर 2 करोड़ उससे ज्यादा होगा वो जीएसटीआर 9 में अपना एनुअल रिटर्न फाइल करेगा। याद रखिए, एनुअल रिटर्न सेल बी फाइल्ड बाय द पर्सन माने टैक्सेबल पर्सन जिसका टर्नओवर मैंडेटरी जो है, जिसके लिए जिसका टर्नओवर 2 करोड़ उससे ज्यादा है, वो जीएसटीआर 9 में अपना एनुअल रिटर्न फाइल करेगा। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होगा। याद रखिएगा यहाँ पर। इन द कॉमन पोर्टल एवरी क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन सेल बी क्रेडिटेड। याद रखिए, जितना इनपुट जो है आपका क्रेडिट होगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। याद रखिए, और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्या क्रेडिट होता है? जो आप जमा करते हो बैंक के थ्रू। याद रखिएगा, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देश हैज द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉज। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिवली राइट है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 126, गिफ्ट एक्सीडिंग इन वैल्यू इन ए फाइनेंशियल ईयर बाय एन एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 50,000 तक का गिफ्ट दे सकता है, उससे ज्यादा का देगा तो उस पर टैक्स लग जाएगा, वो टैक्सेबल सप्लाई हो जाएगा। याद रखिएगा, याद रखिए। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कितना तक का गिफ्ट दे सकता है? 50,000 तक का, उससे ज्यादा देगा टैक्स लग जाएगा। गिफ्ट एक्सीडिंग इन वैल्यू इन ए फाइनेंशियल ईयर बाय एन एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय से कंस्टिट्यूट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर बोथ। याद रखिए, 50,000 से ज्यादा। द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल इज फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया को चेयरपर्सन बोलते हैं जीएसटी काउंसिल का। बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स इज लेवी एट। जो बेसिक कस्टम ड्यूटी इंपोर्टेड गुड्स का किस में दिया है? फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट में दिया है। ये बता चुके हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 129, इन केस ऑफ एक्चुअल इंश्योरेंस चार्जेस आर नॉट नोन। एक्चुअल यदि इंश्योरेंस चार्जेस आपको नहीं पता और कस्टम में आप असेसमेंट करते हो तो 1.125% के हिसाब से ले लीजिएगा बस। इंश्योरेंस चार्जेस टू बी एडेड विथ एफओबी वैल्यू टू अराइव एट द असेसेबल वैल्यू इज 1.125%। याद रखिए, ठीक है। अब देखिए 130, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इज। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का क्या है? किसको बोला जाएगा? जिसका नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन ए स्टेट और यूनियन। जिसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस स्टेट और यूनियन टेरिटरी में नहीं है। ध्यान से देखिए, देखिए आगे। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब समझ गए, जिसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, लेकिन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट पर्सन किसको बोलते हैं? जिसका डिफरेंट जीएसटी है बट वन पेन। एक पेन के अंदर अलग अलग जीएसटी है, अलग अलग जीएसटी नंबर है बट पेन नंबर एक ही है, ठीक है। टैक्सेबल पर्सन अंडर कंपोजिट स्कीम, जो कंपोजिट स्कीम में है वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है, बता चुके हैं। जीएसटी काउंसिल हैज बीन क्रिएटेड एज पर द आर्टिकल 279A ऑफ द अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन, ये बता चुके हैं। फॉर डिले पेमेंट ऑफ जीएसटी इंटरेस्ट रेट कितना देना पड़ता है? 18% पर annum के हिसाब से। और जीएसटी में ये भी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन को 72 महीना तक, इसको ईयर में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, 6 साल आएगा, 6 साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। जीएसटी में
हर टैक्सेबल पर्सन को 72 मंथ्स तक बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। जीएसटी आईडीटी का इतना क्वेश्चन इनफ है आपके लिए। ठीक है, ध्यान से एक क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, थैंक यू।